हवाले से इसकी कानूनी हैसियत क्या है और हमारा मज़हब इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज हमारे मुआशरे में उस तरह से मकबूल नहीं है और मुआशरा उस तरह से इसको कबूल नहीं करता। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून जनाब राना इंतज़ार साहब, उनके साथ मौजूद हैं मौलाना गुलाम यासिन निज़ामी साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली सर आपसे शुरू करते हैं। फर्स्टली राना साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम हमेशा से देखते हैं कि जब हम कहते हैं कोर्ट मैरिज तो हम कहते हैं कि भाग कर शादी कर ली, समथिंग इस तरह से, या बाहर जाकर कोर्ट में शादी कर ली, तो इसका ताल्लुक कहते हैं कि घर वालों से नहीं होता, मुआशरे से बिल्कुल हट कर जाकर शादी की। तो ये उस तरह से हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है इसकी? ठीक है, पहले तो हम इसको ब्रीफ कर लेते हैं कोर्ट मैरिज है क्या बेसिकली। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारे जहनों के अंदर वो जिस तरह फिल्मों में देख के ना हमारे बहुत सारी फीमेल लॉयर्स, ये एक बड़ा अच्छा रेफरेंस है, ऐसे ही मेल लॉयर्स आ जाते हैं, वो फिल्मों में उन्होंने देखा होता है, हालांकि अदालतों में आपने पर्टिकुलर बात करनी होती है, टू द पॉइंट। ओके, ठीक है, और एटमॉस्फेयर वैसा नहीं होता जो आप फिल्मों में देख रहे होते हैं। तो कोर्ट मैरिज भी वो फिल्मों वाली नहीं होती। कोर्ट मैरिज में आपने पहले निकाह ही करना है। ठीक है, ठीक है, शादी है क्या है? और निकाह और मैरिज सर्टिफिकेट। शादी जो है 1971 से पहले इसका तो निकाहनामा भी नहीं था। वो तो अयूब के दौर में ये लॉज बने तो निकाहनामा आ गया। अब हमारे पेरेंट्स उनका तो निकाहनामा भी नहीं होगा। ठीक, उसका यही है कि आपने ऑफर एक्सेप्टेंस है विटनेसेस की मौजूदगी में। ठीक है, फिर इसकी जो हमारी दिगर हक महर या दूसरी जो शराइत हैं, ये सारी जो भी इस्लाम के दायरे में रहते हुए शराइत हैं उनके मुताबिक जो निकाह है, ठीक है, उसका रिटर्न होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हमारी अदालतों की प्रेसिडेंट्स ही तो ये भी हैं कि अगर लड़की लड़का कह देते हैं वो मियाँ बीवी हैं तो वो मियाँ बीवी हैं। ठीक, तो कोर्ट मैरिज कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए पहले प्रॉपर निकाह ही किया जाता है। अगर लेट सपोज मैं इसको मिसाल के तौर पे समझा लेता हूँ, अगर कोई लड़की लड़का किसी वकील साहब के पास चले जाते हैं, डेफिनेटली वो पहले उन्हीं से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो नॉर्मली उनके ऑफिस में या किसी और प्लेस पे पहले निकाह खां को बुलाया जाता है, फिर विटनेसेस की मौजूदगी में उनका निकाह होता है, निकाह नामे पे उनके साइन अंगूठे होते हैं, निकाह उनका प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद किसी भी तरीके से कोई केस फाइल किया जाता है लड़की से उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़, या लड़की से डाइवोर्स का केस फाइल करा दिया जाता है, लड़की से मेंटेनेंस का केस, वो इसलिए कि उस निकाह नामे की वैलिडिटी हो जाए कि वो कोर्ट के अंदर सबमिट हो गया और ये मियाँ बीवी बन चुके हैं। ये ना कोई कल को लेट सपोज उसके पेरेंट्स उन पे FIR करवा देते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 3, तो एक जो चीज़ है वो ऑलरेडी कोर्ट में रिपोर्ट हो चुकी होगी 3-4 साल पहले। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जज साहब के सामने जाके आपने निकाह करना है, ना कोई निकाह रजिस्ट्रार है हमारा कोर्ट की तरफ से। निकाह रजिस्ट्रार बिल्कुल हैं वो जो जिनके पास ये लाइसेंस है निकाह करवाने का, तो ये सिस्टम है इसमें। दूसरी बात जो आप कह रही हैं भागने वाली है, वो देखें हमारे भाई भी बैठे हैं, हमारा मज़हब भी इजाज़त देता है, ठीक है, हमारा कानून भी इजाज़त, हमारा कानून भी मज़हब के मुताबिक ही है ना। तो एक तो मेरा ये है कि जो इस चीज़ें बढ़ रही हैं ये भी अच्छी तो नहीं है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हमारे यहाँ इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की जाती कि वजूहात क्या है। एक तो ये है कि हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए सबसे पहले। ठीक हो गया, ठीक है, बच्चे आपको, मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारे बच्चे बात भी नहीं करते, उनके जहन में होता है ये इन्होंने नहीं करना। ठीक, कम से कम बिठा दिया होता है ना। हाँ, हम एक तो पहले उन्हें कम्युनिकेशन की आज़ादी दें कि वो अपनी माँ से, बाप से, बहन से, भाइयों से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक, एक तो हमें सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को जो है करना है, और इस चीज़ में काफ़ी बेहतरी आई है वैसे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें किसी भी चीज़ पर रिज नहीं होना चाहिए। ठीक, आपकी लाइफ है, आपने गुजारनी है, मेरी लाइफ है, मैंने गुजारनी है, तो उसमें उसका राइट होना चाहिए किसी पे। हाँ, उसको समझाएं ज़रूर, अच्छे बुरे की तमीज सिखा दी जाए, समझाएं ज़रूर, टाइम दें, ठीक है, मगर अल्टीमेटली डिसीजन उसी को लेने दें। अगर वो कोई जिद पे है या कुछ और है, ठीक है, आप नहीं करेंगे। आजकल वो दौर नहीं रहा कि आप बस ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई चीज़ कर सकते हैं। तो इन सब, इसके लिए हमें ओवरऑल सोसाइटी में हमें चेंज लाना पड़ेगा कि हम ऐसी चीज़, और दूसरा ये कि शादी को आसान करें। जो हमने शादी के मामलात या अखराजात या चीज़ें जो हैं इन मामलात को कर दिया हुआ है, ठीक है। और आजकल जो है, मैं 20 साल पहले जब मैंने वकालत शुरू की थी उस वक्त लाहौर की फैमिली कोर्ट्स बहुत थोड़ी थी, अब बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो रुझान सबसे बड़ा बन रहा है वो है मटेरियलिज्म, पैसे का। अब हम शादियाँ करते वक्त नहीं देखते कि लड़के की फैमिली क्या है, लड़के का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है,
लड़के के बाकी मामलात के, हम कहते हैं कि सिर्फ ये इसके पास पैसे हैं जो इससे वो एक रियलिटी भी है, हम अगर डिनाई करेंगे तो गलत है। वो हर चीज को ढांप देती है ना एक ठीक तरह से। हम उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर हर चीज़ पैसा नहीं है, बाकी मामलात में भी चलना होता है। लड़की कुछ अर्सा गुजारती है पैसे के अंदर, तो उसके बाद उसे दूसरी जो मामलात हैं उनकी तरफ चीज़ें, आप देखते नहीं है हमारे यहाँ आजकल एज गैप्स को नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ क्लासिफिकेशंस नहीं देखी जाती। फिर ये है कि बाकी सारे मामलात को भी हमने जो नॉर्मली हम देखा करते थे उन चीज़ों को हमने माइनस कर क्योंकि दिया। हमारा मेन फोकस ही मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे चला गया। और हर चीज़ में अकेला शादी नहीं हमारे, तो इन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की तरफ चलना ठीक हो गया। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ऑब्वियसली इनकी बात से एग्री करेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह के राना साहब ने बताया है, और यही दीन की तालीमात भी हैं। तो निकाह के अंदर देखा जाए जो शराइत हैं वो वही हैं जो इन्होंने बताई हैं। एक तो दोनों फ्रीकैन जो है ना, लड़का लड़की, उनका रजामंद होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ देखा जाए गवाहों का होना वो ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसी तरह महर का होना, और इसी तरह बेहतर तरीक़ाकार ये है कि निकाह जो है वो एलानिया तौर पर हो, ताकि सोसाइटी के अंदर दीगर अफराद जो है ना उनको आपके रिश्ते के हवाले से इल्म हो सके। और निकाह के अंदर देखा जाए हमारे यहाँ जिस तरह के इन्होंने बताया भी है कि मौलाना साहब को बुलाया जाता है, तो ज़री सी बात है, वो सुन्नत मुबारका पे अमल करते हैं, खुतबा निकाह भी होता है, फिर उसके बाद दुआ का एहतमाम भी होता है। तो ये वो प्रोसीजर है कि जिसके मुताबिक शरी मुताबिक जो है ना, शरीयत के ऐन मुताबिक निकाह जो है ना, लड़का और लड़की उनका मुनक्किद हो जाता है। और इसी तरह माँ बाप की रजामंदी वो भी इन्होंने बताई है जी। माँ बाप की रजामंदी जो है वो लेना जो है वो भी किसी हद तक जो है वो ज़रूरी भी है। जिस तरह कि उन्होंने बताया कि माँ बाप जो है उनको भी अपने बच्चों की राय का जो है ना वो एहतराम करना चाहिए। अगर बच्चे राज़ी हैं तो उनके साथ ही, और ये भी दीन की तालीमात ही हैं। दीन के अंदर भी इस बात की तालीम दी गई है कि लड़की है या लड़का है, उनसे उनकी रजामंदी जो है वो पूछी जाए। जिस तरह के सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की तरफ से जब निकाह का पैगाम आया तो आपने अपनी साहबजादी से पूछा, आप सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से। इसी तरह सैयदा ज़ैनब की तरफ से जब निकाह का पैगाम आया तो आपने पहले अपनी बेटियों से पूछा है। इसी तरह अज़वाज मुतहरात जो हैं उनकी तरफ से जब पैगाम दिया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमा दिया है अब हमने इस पर अमल करना। उन्होंने बाकायदा अपनी बेटियों से जाकर रजामंदी ली है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें आपकी तरफ से ये कबूल है। तो रजामंदी का होना जो है ये भी ज़रूरी है, ताकि मुआशरे के अंदर देखा जाए बंदा जो है वो अखलाकी एतबार से और शरई एतबार से और मुआशरती एतबार से बहुत सारी चीज़ों से बंदा जो है वो महफूज रहता है। ज़हरी सी बात है, जिन्होंने मुआशरे के अंदर रहना है उनका इज्जत व वक़ार भी तो है ना। अगर बेटा बेटी ऐसा कर लेंगे तो उनकी वजह से उन्हें किसी हद तक रुसवाई का सामना भी करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ये है कि रजामंदी जो है वो भी उनकी ले ली जाए। तो यही वो बुनियादी तालीमात हैं कि जिनके ऊपर अमल करने से, खा वो कोर्ट मैरिज के अंदर हो या जिस तरह के लड़का लड़की आपस में बैठ जाएं, गवाह वगैरह हों, वो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से वो इजाबो कबूल कर लें, तब भी शरीयत मुतहरा में निकाह जो है उसका एहतमाम हो जाता है। और मैं यहाँ पर ये बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा, निकाह के लिए मौलाना साहब का होना भी ज़रूरी नहीं है जी, ये भी याद रखें जी। अच्छा जी, निकाह के लिए मौलाना साहब का होना भी ज़रूरी नहीं है। लड़का लड़की कलमा तय्यबा कलमा शहादत पढ़ लें जी, और उसके बाद एक दूसरे को कह दें जी मैं आपसे ये वो आपस में सारे का सारे मामलात जो हैं वो उनके हो जाते हैं। हक महर जो है उसके हवाले से ये है कि जो हक महर जो है ना, अगर वो मुकर्रर करना जो है वो ज़रूरी है। और अगर फ़र्ज़ करें हक महर के बगैर भी अगर निकाह करते हैं तो निकाह मुनक्किद हो जाता है, लेकिन हक महर का अदा करना तब भी जो है ना लड़का उस पर लाजिम रहता है उसके ज़िम्मा में। और उसका तरीक़ाकार ये है महर मिस्र का मतलब यह है कि लड़का उसकी फ़ैमिली के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं जो महर उनको दिया जाता है वही महर जो है वो इनके लिए भी मुकर्रर किया जाएगा। तो ये निकाह की बुनियादी शराइत है। असल में जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है, मैं उस पॉइंट की तरफ इशारा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया ऐलान करने से मना फरमाया है, और आपने निकाह के लिए फरमाया एलानिया निकाह करो, ताकि सोसाइटी के अंदर, जरी सी बात है, आपने सोसाइटी के अंदर रहना है, अगर किसी के साथ चलेंगे बेटा है या बेटी है, ताकि आपके किरदार के ऊपर, आपके अखलाक के ऊपर किसी भी किस्म की बात ना की जा सके। लेकिन अगर कोई आदमी इस चीज़ को नहीं देखता तो फिर भी उसका निकाह जो है वो शरीयत के मुताबिक मुनक्किद हो जाता है। सही है। तो हम अगर इस बात से एग्री कर सकते हैं कि अगर वालिदैन की रजामंदी नहीं शामिल हो रही है, अगर दोनों फ्रीकैन राजी है, तो कोर्ट मैरिज करना रिवायती शादियों से ज़्यादा महफूज भी है और आसान भी है एक तरह से। नहीं, देखिए मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए हमारी जो सोसाइटी है वही है, बिलोंग टू पाकिस्तान एंड ईस्टर्न सोसाइटी, हमारा मज़हब है,
हर बंदे की एक रिस्पेक्ट है, चीज़ें हैं। मैं कतई नहीं कहूँगा, देखिए मैं तो पहले क्या करता हूँ, 2 चीज़ों से आप अवॉइड करें, एक हमसे और एक डॉक्टर हाँ, से। डॉक्टर्स और एक हमसे आप इन चीज़ों की तरफ दावत ना दें, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटिगेशन भी है, मैं आपको बताऊँ, वो ईगो ज़्यादा उसमें, ओके सारी चीज़ों में। अगर आप फैमिली ब्रेक्स भी होती है तो इसमें ईगो है। ईगो है। आप तो माशाल्लाह फीमेल है, तो आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म होगा। तो लिटिगेशन में भी 80% जो केसेस हैं वो ईगो की वजह से आते हैं। पता होता है उनको वो कि ये इसने ये किया, इसने ये किया, मगर वो ईगोटिस्ट होने की वजह से हम चीज़ों, तो मेरा ये होता है कि आपने हॉस्पिटल और अदालतों को दावत मत दें। बहरहाल रिस्पेक्टफुल तरीकाकार यही है कि आप अदालत और वकला के बगैर शादी करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें बिल्कुल महफूज वाली कोई बात नहीं है। आपका जब निकाह हो जाता है, गवाहान की मौजूदगी में हो जाता है, और उसके बाद आपके सारे जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं, तो उसके बाद इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती कि हम उसको कहें कि वो महफूज नहीं है। और ख़ास तौर पे 2 लोगों का है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो सर मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ, तो जो हम निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, जो हमारी कोर्ट में जब जिस तरह से हम निकाह करते हैं, हमारा जो मौलाना साहब के साथ निकाह होता है, उसको बहुत सारे लोग निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, उसकी क्या हैसियत होती है निकाह की? क्या उसकी कानूनी कोई हैसियत है फिर? देखिए मजहबी एतबार से तो मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 1971 में पाकिस्तान में कानून बने फैमिली लॉज, जिनके तहत निकाह नामा की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई। अगर उससे पहले आप देखेंगे तो पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी। इस्लाम के मुताबिक, जिस तरह मौलाना साहब भी फरमा रहे थे, वो कि इजाब कबूल ही है और गवाहान की मौजूदगी है, हक महर है, और इस निकाह जो आपका हो जाता है, एलानिया है या खुफिया है, मगर उससे निकाह आपका ख़त्म नहीं होता, वो भी शरीयत के मुताबिक है, मगर उसको बेहतर करार दिया गया है, या जो भी प्रॉपर अल्फाज हैं इसके लिए। अब जो बात रही रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि अब हम आगे हैं थोड़े मॉडर्न एरा में, ठीक है, वो ज़रूरियात जो हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें यह है कि जिस तरह आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपने ट्रैवल करना है, आपने कहना है मैं फ़लाँ की वाइफ हूँ, आपका एक नादरा का रिकॉर्ड है, उसके बाद आपने अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद लीगल हेयर्स का प्रोसेस है, ठीक है, जिस तरह लोग जैली निकाह नामे भी चीज़ें बना के ले आते हैं, तो उसके लिए निकाह नामा आपने जो होता है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है वो मैं बता देता हूँ कि निकाह सबसे पहले वो दुरुस्त फरमाया अल्लामा साहब ने कि अल्लामा का भी होना ज़रूरी नहीं है, मगर क्योंकि ये जो अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए निकाह जो रजिस्टर्ड निकाह खां साहब में रजिस्टर्ड जो है उनका होना ज़रूरी है। वो निकाह करवाएं, उसके बाद उसको स्टैंप लगाएं, उसके बाद मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करवाना। सही हो गया, ठीक है, वही चीज़ फिर नादरा के सिस्टम पे जाती है। उसके बाद आप जाके नादरा का जो रिकॉर्ड है आपके ID कार्ड के लिए, वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि जो फर्दर मामलात हैं उनके सारे जो हैं वो चीज़ें उसके मुताबिक जो है हो जाएँ, ताकि क्योंकि लड़कियों के लिए एक तो मुझे तो एक नादरा के सिस्टम से भी एतराज़ है, उसके नादरा के ID कार्ड में फिर 2 खाने होने चाहिए, एक में पेरेंट का नाम हो, एक में हस्बैंड का नाम हो। फादर का नाम जो है वहाँ से डिलीट नहीं होना चाहिए, परमानेंट रहना चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें आसानी, और बार बार उनको ID कार्ड जो है वो चेंज ना करवाना पड़े। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस। और अगर आप नहीं भी करवाते तो उससे ये नहीं है कि, मगर यह है कि कल को अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को प्रूव करने की, और कोई आके इस चीज़ को डिनाई करता है, तो फिर आपको विटनेसेस की ज़रूरत होती है, क्रेडिबिलिटी। ठीक हो गया। मेरा सवाल जो है मौलाना साहब से, मौलाना साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जो शोहर होते हैं जो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? अगर हम इसको मजहबी एतबार से देखें, इसकी हमें हिस्ट्री क्या मिलती है? जी, इस हवाले से देखा जाए ना, शादी के लिए बीवी का पहली बीवी से इजाज़त का लेना शरीयत में ज़रूरी नहीं है जी। ज़रूरी नहीं है जी। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी, राना साहब इस बात को बेहतर जानते हैं, लेकिन अखलाकी एतबार से और मुआशरती एतबार से और इज़्दिवाजी एतबार से ज़री सी बात है, उससे इजाज़त लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है जी। ये एक पसंदीदा तरीक़ाकार है कि आप ऐसा करें, उससे जाकर इजाज़त ले लें। ज़री सी बात है, उसने भी आप ही के साथ रहना है, फैमिली के साथ। आपकी शादी की वजह से उसको किसी भी किस्म की कोई उलझन या कोई परेशानी महसूस ना हो। ऐसा ना हो कि आप इसके साथ शादी कर लें और पहली वाली बीवी जो है वो घर छोड़कर चली जाए। ऐसा भी तो होता है ना हमारी सोसाइटी के अंदर। तो आप इन चीज़ों का ज़रा फोकस कर लें। अगर पहली बीवी, जब ये मैं अर्ज़ कर दूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इजाज़त लेना जो है वो बेहतर है आपके हक़ में। ज़री सी बात है, अगर आप एक से शादी करेंगे और पहली वाली छोड़कर चली जाए तो फिर बीवी बच्चों को साथ ले, तो ये ऐसे मामलात होते हैं कि जिनमें बंदे के लिए ये है, शादी जो है ना शरीयत मुतारक के अंदर जिसकी इजाज़त दी गई है वो ये है
कि जो आदमी दूसरी शादी करना चाहता है ना, तो उसको ये देखना चाहिए आया कि उसने पहली जो खातून है उसके हुकूक को अदा किया है कि नहीं किया। लेकिन अगर लोगों को शादी करने का बड़ा शौक होता है लेकिन वो हुकूक जो है वो अदा नहीं कर सकता, जिस तरह के नानो नफ़का के मामलात हैं, और इसी तरह देखा जाए उसकी जो दीगर ज़रूरियात के अहतमाम है, अगर वो पूरे नहीं कर सकता तो शरीयत मुतारा में उसे शादी नहीं करनी चाहिए, वो उसके हक़ में बेहतर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमाना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो कल क़यामत वाले दिन इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा जी। तो ये जो ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है ना, हमारी सोसाइटी को इस हवाले से जानना चाहिए, वो ये है कि आया कि शादी तो कर लेंगे, अब शादी करने के बाद जो हुकूक का अदा करना है आप वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिस तरह के नानो नफ़का के मामलात हैं, जिस तरह के रिहाइश के मामलात हैं, और इसी तरह देखा जाए दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, तो उन मामलात पर फोकस करने की ज़रूरत है। वगरना शरीयत मुताहरा के अंदर देखा जाए दूसरी शादी बल्कि तीसरी शादी या चौथी करने की भी इजाज़त है, लेकिन ये उस शख्स के लिए है कि जो उनके हुकूक को आसान तरीके से अदा करता हो, इस्तिताअत रखता हो। और दूसरी बात यह है कि पहली वाली बीवी जो है ना, वो भी अपनी तरफ से रजामंदी का इजहार करे कि वो कहे कि जी ठीक है। अगर ऐसा ना हो कि एक शादी करें और दूसरी बीवी रूठ कर चली जाए, तो फिर तो आप वो ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो इस हवाले से भी ज़रूर जो है वो हमें देखना चाहिए। इस हवाले से हमें कोई सुन्नत मुबारक या अहादीस नहीं मिलती हैं? जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं आइडिया था कि अखलाकी तौर पर ये दुरुस्त है या पसंदीदा अमल है कि चलो इजाज़त ले ली जाए मजहबी एतबार से कि इजाज़त की ज़रूरत ये नहीं है। असल में देखा जाए ना, इलाके का भी फ़र्क होता है। हमारे यहाँ देखा जाए ना, ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, यहाँ पर दूसरी शादी करना जो है ये खातून की नज़र में ये ऐब जो है वो तस्वर किया जाता है। अब जबकि देखा जाए अरब ममालिक हैं, वहाँ पर वो ख़वातीन अपनी खुशी से अपने मियाँ की दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी या चौथी शादी जो है वो करवाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ये है कि हम लोग जो हैं वो इसको मायूब समझते हैं, जबकि मायूब बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है जी। और इसमें क्या है कि अल्लाह पाक किसी के आने की वजह से आपके रिस्क में इजाफा भी फरमाएगा। जिस तरह के एक मेहमान है वो आपके पास आता है तो आपके रिस्क में इजाफा होता है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ये आ जाएगी तो इसके आ जाने की वजह से हमारे हुकूक जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, हमारे यहाँ रिस्क की कमी हो जाएगी। ये हमारे अपनी तरफ से बातें हैं, इन बातों का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसमें यह है कि खातून जो है ना उसको बरज़ा और खुशी जो है वो इस बात की इजाज़त देनी चाहिए कि हाँ मेरी तरफ से आपको इजाज़त। इसमें शरन कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात फिर अर्ज़ कर दूं कि इजाज़त का खातून की तरफ से, यानी मर्द के लिए खातून की तरफ से इजाज़त जो है वो ज़रूरी नहीं है। ले लिया जाए तो बेहतर है जी, अखलाकी एतबार से इसमें कोई हर्ज वाली बात सही हो गया। राना साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कानूनी तौर पे वो जो अलामा साहब ने फरमाया मजहबी तौर पे तो बिल्कुल ऐसा ही है, मगर जो कानून बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें जो परमिशन है वो ज़रूरी है। अगर परमिशन ना हो तो आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल की जा सकती है जिसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। और का जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो उसके मुताबिक जो है वो इजाज़त ज़रूरी है, मगर हमारे मज़हब के लिए वो इजाज़त ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हमारे मज़हब में जो एक फ़ैमिली लॉ अयूब ने बनाए हुए हैं कि वो क्योंकि जब किसी की डेथ होती है, जो मैयत होती है, मैयत की वरासत देखी जाती है। बिल्कुल। अगर बाप फौत हो जाता है दादा की मौजूदगी में, तो अगर दादा फौत होता है तो फिर उसकी वरासत उसको नहीं दी जाती। मगर वो जो लॉज बनाए गए फिर उसमें उसको वरासत दी गई, तो विच इज़ अन इस्लामिक। इस तरह से जो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ों में आती है। तो मैं क्योंकि अब स्कॉलर तो नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ पर बहस शुरू कर दूँ, ना हमारा आज का टॉपिक है, मगर जो पाकिस्तानी लॉज हैं उसमें आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, बल्कि मैंने खुद भी केसेस में करके तो प्रोसिक्यूशन करवाई है, उनको सज़ा भी करवाई है। तो आपको लगता है कि एज एन अगर मैं विमेन देखूँ इसको, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा लॉ जो है वो बहुत सी ख़वातीन के, जैसे हम कह सकते हैं, उनकी कम्प्लेक्स के लिए ना एक आसानी कर दिया उनके लिए कि अगर आपसे परमिशन नहीं ली गई है, आसानी हो जाती है ख़वातीन के लिए जब कोई पूछ लेता है। हमारा जो मुल्क है, मुझे वर्ल्ड वाइड तो मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान में जब फैमिली केसेस आते हैं तो कोर्ट्स का भी जो टिल्ट है वो 90% ख़वातीन की तरफ ही, फीमेल्स की तरफ ही होता है जो उसका झुकाव है। समझें कि फैमिली केस में अगर मेल गया है तो उसने केस को हारना ही है। वेरी रेयर चांसेस जो हैं कि उसमें उसका जो भी नॉर्मल जो है। सही हो गया। अच्छा राना साहब, हमारे पास टाइम कम है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो भी अब जितने भी लोग हैं शादीशुदा हैं जो अपने किसी भी बॉन्ड में हैं, आपने कहा कि जैसे इसकी तादाद जो है बहुत बढ़ती जा रही है, कि रेशो इतनी बढ़ी है कि लोग तलाक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमें उस तरह से पेशेंस रहा, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम ज़्यादातर हमारा रुझान उनकी तरफ जाता है। पहले एक ही चीज़ की तरफ जब वो मिल जाती है फिर हमें होता है कि इस चीज़ की कमी है। इस चीज़ को हम कैसे ओवरऑल कैटर कर सकते हैं कि हम तलाक के रुझान से बच सकें? देखिए, मैं ये तो इंडिविजुअल आपके राइट है ना। देखिए, हमारे
इस्लाम ने भी राइट दिया मर्द को, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर वो साथ नहीं रहना चाहते, आप किसी को ज़बरदस्ती तो साथ नहीं रख सकते। ये हमें सोसाइटी में ये ज़रूर लेकिन किया ओवरऑल सजेशन ओवरऑल एक थिंक टैंक हम बैठे हैं, तो उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले हमें मटेरियलिज्म को देखना पड़ेगा। हम शादियां करते वक्त सिर्फ पैसे को देके शादियां मत करें। हम ये भी देखें कि इसने लॉन्ग टर्म इसके साथ चलना है। पैसे के अलावा भी बाकी ज़रूरियात है, हम उस वक्त तो कर लेते हैं कि उस वक्त वक्ती तौर पे पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाती है, मगर अगर लॉन्ग राउंड में फिर आप चाहते हैं कि बाकी मामलात भी, क्योंकि आपने फिर शादी पैसे से की होती है, फिर बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलती, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स होते हैं, या आपकी वो क्या ना जो भी हमारे मामलात हैं उसकी वजह से मामला जो है मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे मुआशरे में जो इस तरह से तलाक का रुझान बढ़ता जा रहा है, मटेरियलिस्टिक जैसे हम होते जा रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि शादी करने से पहले ना माँ बाप की रजामंदी ले लिया करें जी। ओके। वो हदीस मुबारक में भी इस बात की बड़ी फजीलत आई है। अगर माँ बाप राज़ी होना तो अल्लाह पाक खैर व बरकत फरमाता है जी। आने वाली हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी से बंदा जो है वो महफूज रहता है। तो माँ बाप की दुआओं के साए में चलें तो उसमें ज़्यादा खैर व बरकत भी है, आप हर किस्म के शर से महफूज भी रहेंगे बजाय इसके। और जो तलाक का रेशो है, मैं उसके हवाले से भी यही बात अर्ज़ करूँगा सी। एक तो जो राना साहब ने बिल्कुल बात सही की है कि हमें इन चीज़ों को देखकर शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को पसंद फरमाया है जी। वह दीनदारी जो है ना, खा लड़का हो या लड़की हो, आप उसकी दीनदारी को तरजीह दीजिए। और अगर दीनदारी जो है, जरी सी बात है, वो लॉन्ग टर्म की सिचुएशन है, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। दीगर चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा चलती है। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल, इस तरह से बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी कीमती मालूमात शेयर करने के लिए। और